मान लेते हैं कि ये एक बार मैग्नेट है, ये पोल नॉर्थ हो गया और ये पोल कौन सा हो गया, साउथ। ठीक है, तो ये कहलाता है बार मैग्नेट। और सोलेनोइड तो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, जो आपके पास बॉटम में है यहाँ पर, ये क्या होता है, सोलेनोइड। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो टॉपिक है आपकी बुक जो सिलेबस के अंदर, वो क्या है कि बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनोइड। ठीक है, तो या इक्विवेलेंट सोलेनोइड एज ए बार मैग्नेट, यानी ये जो सोलेनोइड है, ठीक है, इस बार मैग्नेट को मैं नीचे बनाता हूँ यहाँ पे, देखिएगा, यानी ये जो सोलेनोइड है और ये जो बार मैग्नेट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये दोनों सेम तरह से बिहेव करेंगे। यानी बिहेव का मतलब कैसे हो गया कि अगर आप इस सोलेनोइड को सस्पेंड करेंगे फ्रीली, या इस बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे, धागे से लटकाएंगे, तो आप देखेंगे कि दोनों, चाहे वो बार मैग्नेट हो चाहे वो सोलेनोइड हो, दोनों हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करेंगे, खुद को अलाइन कर लेंगे, यानी खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट कर लेंगे। तो कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड जो बार मैग्नेट हो चाहे सोलेनोइड हो, वो हमेशा एक दूसरे के साथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करते हैं, खुद को अलाइन करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये सिमिलरिटी हो गई, ठीक है ना भाई, यानी सोलेनोइड और बार मैग्नेट वो एक दूसरे से कैसे सेम बिहेव करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बात कर रहे हैं। दूसरी सिमिलरिटी क्या हो गई, आपने देखा होगा, ठीक है, कि जब किसी भी मैग्नेट के पास दूसरी मैग्नेट लेके आते हैं, किसी भी मैग्नेट के पास जब हम दूसरी मैग्नेट लेके आते हैं, तो वो दोनों मैग्नेट हैं, वो एक दूसरे से अट्रैक्शन भी कर सकती है और वो एक दूसरे से रिपल्सन भी कर सकती हैं। ये डिपेंड करता है उनके पोल के ऊपर कि हम कौन सा पोल लेके आ रहे हैं। अगर हम लाइक पोल लेके आते हैं तो वो हमेशा रिपेल करेंगे, जैसे इसके अंदर मैं सेकंड वाले एग्जांपल में देखिएगा, मैं दो साउथ पोल को अगर पास लेके आता हूँ तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर मैं अनलाइक पोल को लेके आता हूँ तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो बार मैग्नेट होता है, ठीक है ना, सॉरी, जो सोलेनोइड होता है, दो सोलेनोइड भी एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको इसमें सिमिलरिटी बतानी है, किसके अंदर, सोलेनोइड के अंदर और बार मैग्नेट के अंदर, ये कुछ सिमिलरिटी होती है। अब हम बात करेंगे इसकी डेरिवेशन की। देखिएगा डेरिवेशन कैसे, कि जो सोलेनोइड और बार मैग्नेट है वो एक दूसरे से कैसे सिमिलर है। तो देखिएगा, हमें द मैग्नेटिक फील्ड एट द फार एक्सिस पॉइंट ऑफ ए सोलेनोइड, ठीक है ना, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा कि किसी भी सोलेनोइड के एक्सिस पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये यहाँ पर डायग्राम में देखिए, एक बार मैं डायग्राम में आता हूँ कि ये जो सोलेनोइड है, ये इसकी एक्सियल लाइन होगी, ये लाइन जो इसके बीचों बीच जा रही है, ये एक्सियल लाइन होगी। ठीक है, इस लाइन के ऊपर हमें क्या निकालना है, इस सोलेनोइड की वजह से मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है P, यहाँ पर हमने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो देखिएगा, मान लेते हैं कि इस सोलेनोइड की जो लेंथ है वो कितनी है, 2L है। क्लियर, यानी लेंथ ऑफ सोलेनोइड इसकी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की 2L होगी। यहाँ पे देखो ये L दे रखा है और ये भी क्या दे रखा है, L, यानी इसको बिल्कुल मिड में से क्या कर रहा है, सेपरेट किया हमने। मिड में से सेपरेट कैसे, इधर वाला भाग की लंबाई भी L है और इस वाले भाग की लंबाई भी क्या है, L है। ठीक है, इसलिए हमने 2L मानी है। आप किसी दूसरी बुक में पढ़ेंगे तो आपको L भी मिल सकती है, तो वहाँ पर L/2 और L/2 हो जाएगी। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि सोलेनोइड की जो रेडियस है वो कितनी है, R है। ये इक्वल का साइन डैश है ये, ठीक है ना, यानी इसकी लेंथ कितनी है, 2L है, और इस सोलेनोइड की, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, तो रेडियस का मतलब समझ रहे हैं आप, एक जो हेलिक्स है, ये एक हेलिक्स इस तरह का ही तो होगा, तो इसकी ये रेडियस R है। क्लियर, और नंबर ऑफ टर्न्स,
पर यूनिट लेंथ है वो कितने हैं, स्मॉल है। यानी ये स्मॉल एम समझ रहे हैं ना, क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन ए लेंथ ऑफ ए सोलेनोइड, ठीक है ना। यानी अब सोलेनोइड की लेंथ कितनी है, 2L है, सोलेनोइड की लेंथ कितनी है, 2L। तो ये स्मॉल एन है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब और हमने क्या कंसिडर किया, अब देखो इस पूरे सोलेनोइड की वजह से हम यहाँ पर पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, पी पर। यानी इस वाले हेलिक्स की वजह से भी होगा, ये दूसरे वाले हेलिक्स की वजह से भी होगा मैग्नेटिक फील्ड, तीसरे वाले हेलिक्स की वजह से भी होगा, जितने भी हेलिक्स हैं भाई आपको याद हो तो। और ये बताइए कौन बताएगा, हमने किसी भी करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, और एक हमने करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर, इस सोलेनोइड के अंदर ये जो लूप है, ठीक है ना, ये जो सोलेनोइड का एक हेलिक्स है, ये बताइए एक लूप की तरह बिहेव करेगा कि नहीं। ऐसे बहुत ज़्यादा हेलिक्स हैं, लेकिन एक जो हेलिक्स है वो एक लूप की तरह बिहेव करेगा कि नहीं, बिल्कुल लूप की तरह बिहेव करेगा। ये इसकी अब मुझे इसका बताइए कि करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पर, ठीक है ना, कितना मैग्नेटिक फील्ड होता था, ये कौन बताएगा। है किसी को याद, सेंटर पे तो सभी बता सकते हैं, बिल्कुल छोटा फॉर्मूला सेंटर का, तो एक्सिस पर कितना होता है। गुंजन है क्या प्रेजेंट। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो आप इसको बिल्कुल इजीली कर लोगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा छोटे हेलिक्स है, यानी ये लूप है बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं। तो एक का आपको पता है तो हम सारों का निकाल सकते हैं। जतिन, गुंजन, धीरज, कोई बताइए भाई कितना होता है। किसी को याद नहीं है। भूपेंद्र, अंजलि गुप्ता, आयुष, धीरज, गुंजन, जतिन, नेहा, नीशु, रितेश, याना, कोई भी बता सकता है, किसी को भी याद हो तो। अभी पढ़ाया था हमने कुछ, एक दो क्लास पहले ही। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ ए लूप, करंट कैरिंग लूप, 2 μm μI/2R। थोड़ा सा गलत नहीं लग रहा तुम्हें गुंजन। आर के साथ स्क्वायर क्यूब कुछ ऐसा नहीं है क्या, या सीधा यही है। जतिन, चलो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। स्क्वायर आएगा सर, गुंजन स्क्वायर बोल रही है। अच्छा, और सोच लीजिए एक बार। चलो देखिएगा, कोई बात नहीं, नहीं बताया तो ये तो समझ में आ गया ना कि ये सोलेनोइड है। मान लेते कि कंसीडर ए सोलेनोइड दैट कंसिस्ट द नंबर ऑफ टर्न्स एन इन पर यूनिट लेंथ एंड इट्स लेंथ इज 2L एंड इट्स रेडियस इज R। नोट्स में कुछ ऐसा लिखा होगा, ठीक है ना। अब हम क्या कहते हैं, लेट अस कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट dx। यानी हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया dx, ये एक रिंग मान लेते हैं हमने, स्मॉल एलिमेंट dx मान लिया, किसका, सोलेनोइड का। और इससे, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर मान लेते हैं पॉइंट P एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ये जो x डिस्टेंस है ना, ये इसके सेंटर से, किससे, सेंटर से। आपको याद हो तो डाईपोल वाले केस में हम पढ़ते थे, डाईपोल में वो भी सेंटर से लेते थे,
ठीक है ना। ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि अगर इसकी ए है, ये ए टू ए होगी, और ये एक्स होती थी, तो आपको याद हो तो एक के लिए एक्स प्लस ए होती थी एक चार्ज के लिए, और एक के लिए एक्स माइनस ए होती थी, ठीक है ना। तो ये तो आप सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये तो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक मिनट। अब देखिएगा, एज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कितना होता है उसकी एक्सियल लाइन पर, बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन टू आई आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, यही होता है ना। इसको थोड़ा सा हम कैसे थोड़ा सा चेंज कैसे कर देते थे, आपको याद हो तो, कि हम मान लेते हैं कि उस लूप की जो रेडियस है वो बहुत कम है, किससे, डिस्टेंस x से। तो आपको पता है कि ये यहाँ से कट जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता था आपका, ये एक्स क्यूब बच जाता था बस, ठीक है। अब देखिएगा, वेयर आर इज द रेडियस एंड एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। एक मिनट होल्ड करना बच्चों, ये थोड़े बच्चे आवाज़ कर रहे हैं मेरे। हाँ देखिएगा, तो आपको पता है कि ये फॉर्मूला हम यूज करते थे, ठीक है ना, किसी भी एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है। जब आर उसकी रेडियस होती थी और एक्स उसकी डिस्टेंस होती थी, ठीक है। अब देखिएगा, हमने वहाँ पर देखिएगा, ये थोड़ी ये वाला फॉर्मूला समझने की कोशिश कीजिए, ये कैसे। एक मिनट में इनको सभी को मिटा देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है इससे जस्ट बाद वाला फॉर्मूला वो क्या है। अब देखिएगा, एक सर्किल की वजह से, यानी हम उसको सर्किल तो नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, एक लूप, एक सर्कुलर लूप की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है, कितना, ये इतना। अब हमने एक मान लिया कि डिस्टेंस मान ली, स्मॉल डिस्टेंस dx, स्मॉल डिस्टेंस कितनी मान ली, dx। अब आपको पता है इस स्मॉल डिस्टेंस में तो केवल एक तो लूप होगा नहीं, अब कितने लूप होंगे ये भी हम नहीं बता सकते भाई, जरूरी थोड़ी इसमें लूप हो, 3 लूप हो सकते हैं, ठीक है। मानते जैसे एक लूप ये हो गया, एक लूप और हो गया, इस स्मॉल डिस्टेंस में 3 लूप भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो इस स्मॉल लेंथ dx में कितने लूप होंगे वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है भाई, हम पर यूनिट लेंथ में कितने लूप है या कितने हेलिक्स हैं, एन है, स्मॉल एन। स्मॉल एन हमने लिखा था कि नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ हेलिक्स इन पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ में अगर एन है तो dx में कितने हो जाएंगे, dx इंटू एन, इतने क्या हो जाएंगे उसके अंदर, हेलिक्स हो जाएंगे। तो यानी इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम क्या रख लेंगे, n इंटू डी एक्स रख दिया, ये क्या रख दिया, ये स्टार यानी मल्टीप्लिकेशन है, ये n इंटू डी एक्स, यानी ये क्या हो गए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, नंबर ऑफ टर्न्स इन डी एक्स लेंथ। ये एन डी एक्स है वो कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन डी एक्स लेंथ। अब देखिएगा, ये म्यू नोट अपॉन 2 तो सेम वही है, आई उसमें फ्लो होने वाला करंट है, ठीक है। और एक यानी क्या हो गया, उसकी रेडियस हो गई, ठीक है, अपॉन ये वाला फॉर्मूला आर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3/2। अब ये कहाँ से आ गया भाई, r-1, ठीक है भाई। यहाँ से देखिएगा r माइनस एक्स, आर जो माइनस है ये इस डायग्राम में देखिएगा, ठीक है भाई। ये हो गया आपके पास, ये सेंटर हो गया, ठीक है ना, और यहाँ से ये। अब देखिएगा जो हम इसको लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला, एक मिनट में तो ये समझ में आया कि नहीं, ये एन डी एक्स कहाँ से आया, बताइए।
नहीं आया समझ में? अरे देखो, नहीं फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा मैं अभी, चलो इस फॉर्मूले पे आ जाओ, मेन फॉर्मूले पे ही। ये फॉर्मूला तो आपको पता है ऑलरेडी, ये पता है, माइक ऑन कर लीजिए। हाँ अब देखो, इसके अंदर ये केवल एक एक लूप के लिए होता है। ये फॉर्मूला कितने लूप के लिए होता है? एक लूप के लिए। अब हेलिक्स सॉरी, हम निकाल रहे हैं सोलेनोइड के अंदर। अब सोलेनोइड के अंदर एक लूप तो होता नहीं है, तो हमने क्या किया, एक स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया। मान लेते हैं कि ये पार्ट इतना मान लिया, टोटल लेंथ नहीं मानी हमने, एक स्मॉल लेंथ मान ली। ये लेंथ है कितनी, dx। ये लेंथ कितनी है, dx है। अब पर यूनिट लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, स्मॉल एन है, तो इस dx में कितने टर्न्स हो जाएंगे, n इंटू डी एक्स हो जाएंगे कि नहीं। ये dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, n इंटू डी एक्स। यानी एक तो हम इसको टोटल निकालेंगे तो n इंटू डी एक्स रख दिया। अब यहाँ पे देखो r से कन्वर्ट किया है किसमें, r माइनस एक्स में। अब r माइनस एक्स ये कैसे कन्वर्ट कर दिया, अब देखिएगा, ये डिस्टेंस क्या होती थी, r होती है, समझ रहे हैं आप। ये डिस्टेंस क्या, ए से लेके और ये वाली, ये होगी r, ये डिस्टेंस इसकी रेडियस होगी ये, और ये होगी x। यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम से हम r निकालेंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताइए सर। एक मिनट रुकिए, हाँ गुंजन मैं पढ़ता हूँ मैसेज, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। देखिएगा, जब हम r निकालेंगे तो क्या कहता है r के बारे में, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, इसकी वैल्यू, ये r की वैल्यू यहाँ से ये रखी है इस फॉर्मूले में, ये यहाँ से आया है, दिख रहे हैं ना आप, यानी आर स्क्वायर था तो ये यहाँ पे रख दिया। अब आए समझ में? हाँ, तो ये r को यहाँ से रखा है, और ये एन डी एक्स है, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन डी एक्स लेंथ। तो बस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कि अगर वो फॉर्मूला आपको याद है, वो डेरिवेशन याद है, तो आपको बिल्कुल उसको पूरी नहीं लिखनी, उसका सिर्फ स्टेटमेंट यूज करना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको हम कैसे करते हैं, अब ये कोई दिक्कत नहीं, अब ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब हम निकालेंगे टोटल मैग, ये तो जो मैग्नेटिक फील्ड है स्मॉल डी बी, ये तो किसकी वजह से है, केवल डी एक्स की वजह से, केवल स्मॉल लेंथ डी एक्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। हमें तो पूरे सोलेनोइड की वजह से निकालना है, पूरे सोलेनोइड की वजह से निकालना है। तो देखिए, ये मिड पॉइंट हमने लिया है जहाँ से x डिस्टेंस लिए, तो इधर का पार्ट ये l है, और इधर का पार्ट भी क्या है, l है। तो ये ओरिजिन हो गया मिड पॉइंट O। तो आपको पता है इसकी डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव में होती है L, और इस इधर की डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव में L। अब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, हम इंटीग्रेशन कर लेंगे किसका, dB का, कहाँ से कहाँ तक, माइनस एल से लेके और प्लस एल तक। भाई ये टोटल जो सोलेनोइड है, ये कहाँ से कहाँ तक है, इस माइनस एल से लेके और यहाँ प्लस एल तक, यानी टोटल ये कितना हो गया, 2l हो गया ना। तो अब ये टोटल जो b निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्मॉल dB। अब इस dB की वैल्यू को यहाँ यहाँ से सब्सटीट्यूट किया हमने। अब जो कांस्टेंट है उनको हमने बाहर निकाल लिया, n कांस्टेंट है, फिक्स है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना, म्यू भी कांस्टेंट होता है, I भी करंट है, और ये क्या है, A भी कांस्टेंट है, ठीक है। और अपॉन 2 क्या बचा आपके पास, dx ए स्क्वायर माइनस आर माइनस एक्स का इंटू 3/2। इस वाली स्लाइड में कोई दिक्कत बताइए एक बार। इंटीग्रेशन माइनस एल से लेके और प्लस एल क्यों किया, क्योंकि जो सोलेनोइड है उसको हमने पहले डिवाइड कर लिया ना, कि ये बीच में से ओ है, तो इधर का पार्ट एल हो गया और इधर का भी एल हो गया। तो ये जो पॉइंट इससे, ये पॉइंट है पी, इंटीग्रेशन निकालेंगे माइनस एल से लेके पॉजिटिव एल तक। एक मिनट, गुंजन क्या कह रही है, माइनस आई आर स्क्वायर 3r³ आएगा, फिर जब इसको और सोल्व करेंगे तो -/2r तो आएगा। सर बताओ, आई आर स्क्वायर अपॉन 2r
स्क्वायर अपॉन 2r। नहीं ये नहीं आएगा गुंजन, एक बार वापस से देखना उस डेरिवेशन को। तो देखिए ये बच्चों इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, बाकी को अंदर, ठीक है। अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखिएगा अब फॉर द एक्सियल पॉइंट के लिए मान लेते हैं कि जो r है वो बहुत बड़ा है किससे, a से, ठीक है ना। तो इसलिए और r है वो x से भी काफ़ी बड़ा है, तो हम उन दोनों को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। भाई a बहुत छोटा है तो स्क्वायर करेंगे तो वो तो और भी छोटा हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यानी ये आपके पास क्या बचेगा, केवल आर स्क्वायर बचेगा। इन जितनी भी टर्म्स थी वो नीचे वाली, उनमें केवल क्या बचेगा, आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सॉरी आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब बचेगा ये आपका, डी एक्स अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब आर तो कांस्टेंट है तो आर क्यूब को बाहर ले लिया हमने, ये आर क्यूब हो गया, ठीक है। अब ये बचा dx, dx का मतलब क्या हो गया आपके लिए, dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, और कहाँ से कहाँ तक है, -l से लेके +l तक। अब हम कैसे लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो ये कितना आएगा 2l आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 2l कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आई ए स्क्वायर से ये r हो गया, ये आपके पास बचेगा ये वाला म्यू जीरो एन आई, ठीक है ना, एल ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। यही किसका आता था, बार मैग्नेट के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, और वो डेरिवेशन आपके हटा दी है, किसी भी बार मैग्नेट के एक्सिस पर और इक्विटोरियल पर मैग्नेटिक फील्ड की डेरिवेशन है आपकी, वो हटा दी है, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं भी, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आपको याद हो तो, एरिया, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, इसकी टोटल लेंथ कितनी 12, और नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये होता है, सॉरी इंटू m, तो ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे ये यहाँ तक ही फिनिश हो गया। बताइए जल्दी एक बार वापस से, सबसे टफ है इसके, इस पूरे चैप्टर की यही डेरिवेशन सबसे टफ है, एक बार सभी बच्चे बताएं। दोबारा बतानी है या नहीं, एक बार बताइए सभी बच्चे। पिंदर कुंजन, यस सर, ठीक है ना। तो इसमें बस आपको थोड़ा क्या इंटीग्रेशन करना है, -l से लेके l उस dB का, तो dB का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये याद रखना पड़ेगा बिल्कुल ढंग से याद। तो अब इस चैप्टर में यही डेरिवेशन है, बाकी तो कुछ नहीं है। अब तो आप थ्योरेटिकल है, बिल्कुल ईजी सा है, अब देख लेते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये कुछ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की कुछ डिस्टेंस है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सॉरी बार मैग्नेट की और इलेक्ट्रिक मैंने बता दिया कि दोनों रिपेल करते हैं, दोनों अट्रैक्ट करते हैं, उसका तो कुछ है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, अर्थ मैग्नेटिज्म, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, मैग्नेटिज्म, ठीक है। यानी जो आपका अर्थ है वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कि जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। अब देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारी अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करती है, ऐसे कौन से कारण है जिसके लिए ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब देखिएगा इसको मैं बताता हूँ आपको, आप पढ़ेंगे बुक में तो इसके कई रीजन दे रखे। पहला एक साइंटिस्ट थे सबसे पहले गिलबर्ट, गिलबर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था या अपना सजेशन दिया था, उसने बताया कि क्यों मैग्नेट, क्यों सॉरी सॉरी क्यों हमारी अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ये सबसे पहले गिलबर्ट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। गिलबर्ट ने क्या बताया कि जो हमारी अर्थ है उसके जो क्रस्ट के अंदर जो आयरन वगैरह है, ठीक है ना, जिसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है ना,
यानी अर्थ की जो कोर है उसके अंदर फेरस, निकल और कोबाल्ट ये पाया जाता है, और उसकी वजह से वो क्या है, मैग्नेट में कन्वर्ट हो गए। अर्थ की प्रेशर की वजह से क्या हो गए, वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो गए। यानी उसने एक तरह से ये बताया कि अर्थ की जो कोर है वो एज ए परमानेंट मैग्नेट बिहेव करती है, इसलिए हमारी अर्थ मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है। भी हमारी इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों शो कर रही है, कैसे पता लगेगा? हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फिक्स होती है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि हमारी अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, मैग्नेटिक फोर्स, जो उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलावा दूसरी डायरेक्शन में स्टे नहीं होने दे रहा। तो गिलबर्ट का ये लॉ है, ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि जो हमारी अर्थ की कोर है, ठीक है ना, जो अर्थ का जो कोर है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अर्थ की कोर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए हाई टेम्परेचर पर किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। अगर आप किसी मैग्नेट को गर्म करेंगे तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसकी लॉस्ट हो जाएंगी। इसलिए गिलबर्ट का नियम है वो नहीं माना गया, ठीक है, यानी सही नहीं माना गया। क्यों क्यों नहीं माना गया? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे तो अर्थ के क्रस्ट के हाई टेम्परेचर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है। दूसरा नियम दिया गया कि जो अर्थ है हमारी वो रोटेट करती है। रोटेट करने से क्या होता है कि अर्थ के अंदर जो प्रत्येक पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व, क्या कह रहे हो? हाँ, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। और न्यूक्लियस पे क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन से करंट जनरेट होता है, ठीक है। और ये करंट है, यही कोज किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो देखिएगा ये लॉ भी फेल हो गया, क्योंकि जो करंट है, ठीक है, अब प्रत्येक पॉइंट के लिए आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉइंट पर है उसके अपोजिट में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए। तो रिजल्टेंट करंट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या मान लिया गया कि ये भी लो नहीं हो सकता किसी भी मैग्नेट, अर्थ के मैग्नेट प्रॉपर्टी शो करने का, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा लो है वो इसी से रिलेटेड दिया गया, कि उसमें बताया गया कि जो अर्थ है उसके अंदर कोर है, उसके अंदर फेरस है, ठीक है ना, और फेरस और कोबाल्ट। और ये जो फेरस और कोबाल्ट हैं ये मेल्टन स्टेट में है। किस स्टेट में है, मेल्टन स्टेट में है, ठीक है। अब मेल्टन स्टेट में होने की वजह से क्या होता है, जब हमारी अर्थ रोटेट करती है, जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो ये जो फेरस, निकल और कोबाल्ट है इनके अंदर से क्या होती है, वेव जनरेट होती है। मेल्टन स्टेट होने की वजह से वेव जनरेट होती हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, ठीक है ना। तो जो मेल्टन स्टेट होने की वजह से क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, शो करता है। ये हमें क्या बताया गया। और ये मतलब कि आप, हम बोल सकते हैं कि ये परफेक्टली अभी इसको माना नहीं गया, लेकिन हम ये मानते हैं कि हाँ ये हो सकता है। अभी एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि क्यों हमारी अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट आते हैं हम कि अब कुछ एक दो जो कीवर्ड्स हैं वो आपको बात कर लेते हैं, ठीक है। कि मैग्नेटिक पोल क्या होते हैं, कि आपको पता है किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेटिक पोल के बारे में तो हम बात कर चुके हैं कि किसी भी मैग्नेट के जो एंड होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल बोलते हैं। और जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में होगा उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो एंड साउथ डायरेक्शन में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से नाम रखा गया है, ठीक है, कि जो पोल है नॉर्थ की तरफ आएगा उसको नॉर्थ पोल बोल दिया गया, और जो साउथ की तरफ है उसको साउथ बोल दिया गया, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पे देखिए, वन स्मॉल डिफरेंस इज द एक्सिस ऑफ द डाइपोल डज नॉट coincide with the axis of rotation of earth and it's tilted by the approximately 11.13 डिग्री। इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, ये लाइन क्या है इसका मतलब देखिएगा। अब थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ। अब एक लास्ट टॉपिक बचेगा ये वाला, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कौन कौन से एलिमेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर थ्योरेटिकल होता तो 100% इस टॉपिक से आता है एक क्वेश्चन, ठीक है। अब तो इस बार आपका इसमें एमसीक्यूज आएगा, ठीक है ना, वो बताएंगे कि एमसीक्यूज कैसा आएगा। अब देखिएगा, पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। 3 एलिमेंट होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। कितने एलिमेंट होते हैं? 3। कौन कौन सा? एक होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। एक होता है एंगल ऑफ डिप और एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में, ठीक है। इन तीनों के बारे में बात करेंगे। अब देखिएगा, एंगल ऑफ डिप का मतलब क्या है, ये थोड़ा समझिए आप। एंगल ऑफ डिप क्या है, ये थ्योरेटिकल आप यहाँ से पढ़ेंगे, मैं बिल्कुल आपको समझाता हूँ। देखिएगा, एंगल ऑफ डिप क्या है, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा। जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा वापस करता हूँ मैं इसको। ये अर्थ है हमारी, ठीक है। अब आपको पता है कि जो अर्थ के अंदर, हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है ना, ये जो लाइन है ये बिल्कुल मिड पार्ट में आ रही है, ये जो, इसको हम क्या बोलते हैं? ये तो नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल, सॉरी एक मिनट, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ। ये कहलाती है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या कहलाती है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन, यानी बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाली लाइन है ना अर्थ की, वो कहलाती है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम बात करें कि ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, ये क्या होता है। अगर आप, ये इसका सेंटर हो गया, आप अर्थ के ऊपर मैग्नेट को लटकाएंगे ना, तो वो बिल्कुल इसी लाइन के अलोंग वो सेट नहीं होती है। मैग्नेट है, इसी लाइन के अलोंग सेट नहीं होती है। मैग्नेट देखिएगा, यानी आप बिल्कुल इस तरह से सोच समझिए कि आपने मैग्नेट को सस्पेंड किया, तो क्या हो गया, ये यहाँ आपने मैग्नेट को, ये मैग्नेट को आपने सस्पेंड, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ मैं इसका। आपने मैग्नेट को जब सस्पेंड करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं, जब आपने मैग्नेट को सस्पेंड किया तो मैग्नेट बिल्कुल, ये नॉर्थ पोल ये हो गया मैग्नेट का, और ये हो गया किसका? साउथ पोल हो गया मैग्नेट का। देखिएगा, अर्थ का नॉर्थ पोल तो यहाँ पे है, जबकि मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो बिल्कुल अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ नहीं है, थोड़ा सा क्या है, अलग एंगल पे क्या है, वो डिफ्लेक्ट है, ठीक है। तो ये जो लाइन, पहले इस लाइन की बात करते हैं, ये लाइन है, ये बोल कहते हैं इसको, ग्रीन लाइन को, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये क्या होती है, ब्लैक वाली जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो आप किसी भी मैग्नेट को लटकाएंगे तो वो बिल्कुल नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं रहेगी, उसका ये नॉर्थ पोल है वो एग्जैक्ट नॉर्थ में नहीं होगा, ये थोड़ा सा क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, इस एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा, इस, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो सीधा लैंग्वेज की अगर हम बात करें कि द एंगल बिटवीन द geographical meridian and magnetic meridian known as the angle of declination, यानी बिल्कुल अर्थ का जो नॉर्थ होता है एग्जैक्ट में, और जो मैग्नेट को आप लटकाएंगे तो बिल्कुल वो नॉर्थ की तरफ नहीं होगी, थोड़ा सा क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। तो उन अर्थ के ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेट के मेरिडियन, यानी अर्थ के पोल को मिलाने वाली लाइन, ये तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन होगी,
और मैग्नेट के पोल को मिलाने वाली लाइन ये मैग्नेटिक मेरिडियन होगी। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आया समझ में? एक बार बताइए जल्दी से। हाँ ठीक है ना। तो अब देखिए, वैसे एक चीज मैं बता देता हूँ आपको कि जिधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है ना, उधर एक्चुअल में अर्थ का साउथ पोल होता है, ये भी ध्यान रखना। कभी भी मैग्नेट का और अर्थ का साउथ पोल कभी भी एक तरफ नहीं होते, ठीक है। तो समझ गए कि जैसे, अब इसको मैं एक बार वापस से फिर बताता हूँ आपको कि ये लाइन है, जो एक लाइन लेते हैं हम, ये लाइन है जो अर्थ के पोल को मिला रही है, दोनों पोलों को मिला रही है। एक मिनट, इसको थोड़ा, ये लाइन ले ली है ना। और एक लाइन है जो क्या कर रही है, मैग्नेट के दोनों पोलों को मिला रही है। तो ये तो ग्रीन वाली है जो, ये तो होगी ज्योग्राफिकल मेरिडियन। कौन सी होगी? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ये होगी मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इनके बीच का जो एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और इसकी वैल्यू लगभग होती है 20 डिग्री।